नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में अनाज भंडारण के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ज़मीन में गड्ढा खोदकर अनाज भंडारण करना, फिर साथ में हवा बंद स्थानों पर अनाज का भंडारण करना, और फिर धूप में अनाज सुखाकर नीम की पत्तियों के साथ अनाज का भंडारण करना। पर समय की मांग है कि हमारे किसान भाई आज वैज्ञानिक ढंग से अनाज भंडारण करें। वैज्ञानिक ढंग से कैसे अनाज भंडारण करें, इसके लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, आज हम इसी संबंध में जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में है कृषि विभाग मध्य प्रदेश जिला सिवनी से तकनीकी सहायक डॉक्टर अखिलेश जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, हमारे साथ एक जिला बैतूल मुल्ताई से एक सफल किसान हैं राधे श्याम जी सूर्यवंशी, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अनाज भंडारण क्या है, इसका भंडारण, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आवश्यकता है इसकी? भारत देश में अनाज उत्पादन तो बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन उसका भंडारण एवं रखरखाव ना होने के कारण लगभग 47% का हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। हम उस उत्पादन को विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कीड़ों के द्वारा और चूहों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा लगभग 7 से 8% जो है भंडारण हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए पहले किन किन अभी अपन देखते आए, कौन कौन सी ऐसे पात्र या बर्तन या संरचना है जिन पे हमारे किसान भाई भंडारण करते थे? हमारे पास हमारे किसान भाइयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के तरीकों से भंडारण किया जा रहा था। जैसे राख का प्रयोग किया जाता है। लगभग 10 से 20% राख में यदि हम अपने अनाज को पैक करके सुरक्षित रख दें तो हो जाता है। और नीम के भी लगभग 10% यदि हम नीम को सुखा लें और सुखा के उस पत्तियों का प्रयोग अनाज के बीच में करें तो ये एक प्रकार से सुरक्षित होता था। और लेकिन अभी नवीन तकनीक में हम यदि बहुत बड़े रूप में इसकी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें गोडाउन की आवश्यकता है, और गोडाउन में बहुत अधिक मात्रा में हम अनाज रखते हैं, और वेयर हाउस हैं, आपके कोल्ड स्टोरेज हैं। इन सभी का अलग अलग प्रकार से हम तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया गोदाम का उपयोग करें और साइलों का उपयोग करें, ऐसे विभिन्न जो है उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करेंगे तो अनाज खराब नहीं होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अनाज भंडारण में जो संरचनाएं होती हैं उनका उपयोग कैसे करें? हमारे यहाँ जो संरचनाएं हैं, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि कितना उत्पादन हो रहा है। यदि हमारा उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में है तो हमारे नज़दीकी वेयर हाउस, ये किसी के व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और शासकीय संस्था के भी हो सकते हैं, वहाँ हम लेके जाएं। यदि हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, अगले समय के लिए उसको बेचने हैं या फिर वर्तमान में यदि बेचना है और साथ में उसको उपयोग करना है तो, और उसको रखने के लिए आप 20 बोरी से लेकर के कितनी भी बड़ी मात्रा में उसको रख सकते हैं। और इसको रखने के लिए बहुत सारा अलग अलग प्रकार से है प्रयोग किया जाता है, अलग अलग बोरियां बनाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बोरी की बात हुई। अभी आपने कुछ देर पहले गोदाम के बारे में बताया, तो गोदाम के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है? गोदाम के लिए 1000 यदि हम 1000 मीट्रिक टन उत्पादन यदि हमें रखना है तो ये समझ जाइए कि हमें लगभग 10,000 उसमें वर्ग फीट का एरिया हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि हम उसको और अधिक एरिया को बढ़ाएं तो बढ़ाने के बाद में ये होगा कि हमारे गाड़ियों की यातायात की व्यवस्था, वहाँ किसान भाइयों के आने जाने की व्यवस्था, तुलाई की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें खुली ज़मीन भी आवश्यक रूप से रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कोई किसान भाई गोडाउन बनाना चाहे तो और आवश्यक जानकारी आप दें उसके लिए। गोडाउन बनाना या वेयर हाउस बनाना के लिए सबसे मुख्य चीज़ है कि हमें वहाँ तक पहुँच, मतलब यातायात का साधन, यदि हमारी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आसानी से पहुँच जाएँ, वहाँ पर पानी की व्यवस्था रहे। यदि मान लो विपरीत परिस्थिति में आग लग जाए तो अग्निरोधक सामग्री रहे, और वहाँ पर हमारी आबादियों से दूर रहें
ताकि हम यदि उसमें कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, उसमें धूल के माध्यम से डस्टिंग करते हैं, तो वो हमारे सामान्य रूप से जो ग्रामीण परिवेश है उन लोगों को कोई क्षतिपूर्ति ना हो। किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप अनाज भंडारण के लिए गोडाउन बनाना चाह रहे हैं तो ऐसी जगह बना जहां आप सुगमता से पहुंच सकें। वहां तक पहुंचने के लिए रोड होना चाहिए, आपका ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी वहां तक पहुंच जाए, तुलाई की समुचित व्यवस्था होना चाहिए, ऐसी जगह पे बनाना चाहिए और थोड़ा हवादार भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि हमारे किसान भाई, जैसे अभी मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई हुई, तो सीधी कटाई के बाद भंडारण करना चाहिए या और कोई तरीका है इसका? जब भी कटाई होती है तो किसान भाइयों को मेरा ये आग्रह है कि हम सीधे भंडारण ना करें। सबसे पहले उस खेत में 2 से 4 दिन सामान्य रूप से सूखने दें। सूखने के बाद हम उसको घर लेके आएँ। घर में लाने के बाद में उसको हम बहुत तेज़ धूप में करीब 3 से 4 दिन सुखाएं। उसके बाद हम नमी में या छाए वाले स्थान में लगभग 1 दिन में रखें, ताकि उसकी जितनी भी गर्मी है वो बाहर निकल जाए। ऐसा करने के बाद फिर हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अनाज का भंडारण कैसे करना चाहिए और सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लेना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश जी। आप जो है कृषि विभाग सिवनी में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं। आपका एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ है मुल्ताई बैतूल से राधे श्याम जी सूर्यवंशी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप एक सफल किसान हैं। तो डॉक्टर साहब, ये केवल गेहूं फसल के बारे में है, जैसे खरीफ मौसम में सोयाबीन की अपन बात करें या मक्का इत्यादि करें, तो उनके लिए भी यही तरीका है? ये तरीका सभी फसलों के लिए है और सामान्य रूप से है। जैसे अभी आपने सोयाबीन की बात करी, यदि हम सोयाबीन के बीज को सुरक्षित रखते हैं तो हमें जूट की बोरियों का प्रयोग करना चाहिए, और बाकी अन्य हमारे जो बीज हैं उनको रखना है, अनाज को रखना है, तो हमें पॉलीथीन की जो पैकिंग होती है वो वाली चल जाएगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि तिलहन की फसलों को यदि हमें सुरक्षित रखना है तो उसकी एक निश्चित कहना चाहिए स्थान समय होता है, और उसको हमें नमी बनाए रखने के लिए और लगभग 6 महीने के अंदर ही उसको हमें तेल निकालने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। उससे यदि हम अधिक समय तक के लिए रखते हैं तो उसमें तेल का प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है और हमारा जो उद्देश्य है तिलहन से तेल निकालने के लिए वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, इन बातों का आप ध्यान रखें और सुरक्षित अन्न भंडारण करें। किसान भाइयों, हमारे साथ एक किसान है हर बार की तरह, जो एक उच्च शिक्षित किसान है, बैतूल के पास मुल्ताई से आए हैं। उनसे किसानी की सफलता के राज जानते हैं। उनसे ये भी जानेंगे कि उच्च शिक्षा के बाद आपने खेती को क्यों चुना, क्यों करना चाहिए किसानों को। नमस्कार किसान भाइयों को। सबसे पहली तो बात यह है कि रोज़गार के लिए हमने खेती को ही क्यों चुना। खेती हमेशा रेगुलर पैसा देने वाली नकदी फसल के रूप में हम लोग रेगुलर पैसा ले सकते हैं। जिस हिसाब जैसे हम नौकरी में पैसा ले सकते हैं, उसी हिसाब से हम पर एकड़ से खेती से भी आय अर्जित कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गन्ना की सफल खेती। गन्ना की अगर सफल खेती अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो इसका ये है कि जब हम प्लानिंग कर ले कि हमें कौन से खेत में गन्ना लगाना है, कितना गन्ना लगाना है, ये हम सुनिश्चित कर ले। और जहाँ पर हमें गन्ना लगाना है वहाँ के लिए फर्स्ट ईयर उसमें सनई या ढैचा कि एक क्रॉप हम ले ले और वो हरी खाद तैयार प्रॉपर तरीके से हम कर ले। और हरी खाद तैयार करने के बाद में डीप प्लोइंग, गहरी जुताई हम अवश्य कर ले और धूप में उसको पूरी तरीके से स्टरलाइज कर लिया जाए, ताकि उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया है आपके वो सारे उनकी डेथ हो जाए और जो लाभदायक बैक्टीरिया है उनका बढ़ाव हो जाए। तो सबसे पहले तो डीप प्लोइंग हमें
कम से कम 1 फीट की गहरी जुताई करना चाहिए। और गहरी जुताई करने के बाद में जब फील्ड का पूरी तरीके से तैयारी हो जाए तब हमें गन्ने लगाने की उसकी प्लानिंग करना चाहिए। हमें जिस खेत में गन्ना लगाना है उसके पौधे पहले से ही तैयार रहे, उसको हम पहले से ही तैयार कर लेंगे। 1 एकड़ में कितने पौधे लगने हैं? सूर्यवंशी जी, पहले से तैयार का क्या असर है? पहले से तैयार का मतलब ये है कि गन्ने की बुआई सबसे अच्छा टाइम है इसका सितंबर, और गर्मी में जो है अप्रैल मई का मई का टाइम सबसे यानी मई में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इस कारण मार्च का समय सबसे अच्छा है। अब अगर गन्ने के खेत में अगर हम गन्ना लगाना है तो सबसे पहले पौधे की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? जी जी। तो हम पौधे पे आ जाते हैं कि इसकी नर्सरी हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि गन्ने की नर्सरी तैयार करने के लिए प्रो ट्रे के माध्यम से हम पौधे तैयार करेंगे। तो प्रो ट्रे के माध्यम से पौधे तैयार करेंगे तो जो गन्ने की आँख है, जो गन्ने की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। वो जो 3 या 4 पीस का जो जर्मिनेशन के लिए है उसी को यूज किया जाए। बहुत बढ़िया सलाह आप किसानों को दे रहे हैं, लेकिन आपने कैसा किया, आपकी उपलब्धि बताएं। हमने सबसे पहले गन्ना का जो ऊपरी भाग है, जो अपर सरफेस वाला भाग जो है वो हमने लिया और उसको उसमें की जो आँखें हैं उस आँखें को हमने कटर के माध्यम से उस आँख को हमने निकाल लिया और उसको प्रो ट्रे के माध्यम से उसमें कोकोफिट और अपनी गोबर की खाद और प्लस कुछ सॉइल 10% सॉइल और 20% कोकोफिट और गोबर की खाद जो है उसको हमने 30-40% ले लिया और उसका मिश्रण बना के उसको ट्राइकोडर्मा में उसको ट्रीट कर लिया। लगभग आपने सर कितने एकड़ में उससे कितना फायदा हुआ, क्या लाभ मिला उसको? तो हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमने पौधे तैयार कर लिए। अब ये हमारे 1 एकड़ के लिए पौधे तैयार हो गए। उन पौधों का हमने रोपण कर दिया। तो उससे जो हमारा गन्ना है वो 2 माह 3 माह पहले ही हमारा तैयार हो गया। जो हम डायरेक्ट टुकड़ों से जो गन्ने के टुकड़े रहते हैं उनसे गन्ना लगाते हैं तो उसमें अननेसेसरी हम लेट हो जाते हैं और इससे हमारा 3 माह पहले ही गन्ना तैयार हो गया। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे थे अभी अनाज भंडारण की, अगर योजनाओं की बात चलें तो ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनका लाभ किसान उठा सकते हैं, कहाँ संपर्क करें? हमारे अनाज भंडारण के लिए प्रत्येक ज़िले में वेयर हाउस बने हुए हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कृषि विश्वविद्यालय से संचालित है और हमारे कृषि विभाग हैं जो कि सभी ज़िलों में हैं और वहाँ पे जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो आपसे संपर्क भी करेंगे। यदि आप अपनी समस्या लेके आएंगे तो आसानी से हम लोग सहयोग भी करते हैं। और हमारे ज़िले में जो FPO बने हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी वेयर हाउस बना रहे हैं, उनको भी स्टोरेज करना है, समितियाँ भी बना रही हैं, तो इनको समय समय पे सब जानकारी प्रदान की जाती है। जी जी। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अनाज का भंडारण कैसे करना चाहिए और सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लेना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश जी। आप जो है कृषि विभाग सिवनी में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं। आपका एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ है मुल्ताई बैतूल से राधे श्याम जी सूर्यवंशी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप एक सफल किसान हैं। डॉक्टर साहब, ये हमने सुना है कि एक आत्मनिर्भर योजना चल रही है, ये क्या है योजना? आत्मनिर्भर अधोसंरचना, ये एक प्रकार से गोडाउन बनाने के लिए योजना चल रही है। इसमें गोडाउन को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, किसानों को इसमें लाभ दिया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी। यदि कोई किसानों को पैसों की आवश्यकता होती है और कमी पड़ रही है तो लगभग इसमें 50 लाख रुपए तक की राशि छोटे स्टोरेज के लिए और अधिकतम 2 से 3 करोड़ तक के लिए राशि लगती है। लेकिन बहुत अधिक रूप में ये कहना चाहिए कि क्रेडिट योजना के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। कुछ छूट भी दी जा रही है और 3% तक का ब्याज में भी सरकार के द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। तो इसके लिए किसी बैंक से संपर्क करना पड़ेगा या कृषि विभाग के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा?
सबसे पहले पूरा एक प्रोजेक्ट हमें तैयार करना पड़ेगा कि हमें कितना एरिया में बनाना है, कितना हमें उसमें उत्पादन रखना है, कितना मीट्रिक टन की आवश्यकता है, और उस हिसाब से पूरा जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हमें कृषि विभाग से हमें इसको पास कराना पड़ेगा, फिर बैंक में हमें देना पड़ेगा कि ये हमारा ऐसा ऐसा प्लान है, इसमें हमें कितना अधिक अमाउंट की आवश्यकता होगी और कितनी हमें छूट मिलेगी। ये सारी व्यवस्थाएं हमें करना जरूरी है। तो जैसे कोई छोटा किसान है, 5 एकड़ का किसान है, या कोई बड़ा किसान है, तो इसके लिए कोई कैटेगरी है, कोई श्रेणी बनी हुई है क्या? इसके लिए श्रेणी बनी हुई है, मुख्य रूप से उस पर निर्भर कर रहा है कि उसके पास कितनी कैपेसिटी के हिसाब से श्रेणियों का निर्माण किया गया है। जैसे कोई किसान चाहता है कि मैं अपने गांव में बनाऊं और छोटे छोटे किसान वहाँ भंडारण करें, तो इसका लाभ ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जो अभी आपने बोला, यही एफपीओ का काम है। एफपीओ मतलब एक प्रकार पर्सनल तो है नहीं, इसमें किसानों का समूह है। इसमें छोटे छोटे किसान सभी अपनी 10 बोरी, 20 बोरी, 50 बोरी कितनी भी मात्रा में सुरक्षित रखने के लिए ला सकते हैं और सुरक्षित रखते हैं। तो किसान भाइयों, आप जरूर इन योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि ये योजनाएं तो आपके लिए बनाएंगी। इसके लिए आप कृषि विभाग के ब्लॉक स्तर के कार्यालय पे जहाँ, जिला स्तर के कार्यालय पे जहाँ, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो इन योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब बता रहे 50 लाख से भी अधिक आपको लाभ मिल सकता है वहाँ से, और आप अपनी खुद की ज़मीन भी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण बात है, चूहा नियंत्रण की तो बात कर ली, पर हम देखते हैं कि गेहूं में घुन लग जाता है, बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, तो इस पर कैसे, इसका ध्यान कैसे रखें, कैसे नियंत्रण हो? देखो, बाजार में जो हम आज वर्तमान समय में देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, जिसमें एक आती है इडिबिल इम्प्यूल। ये एक 3 ml का कांच में बना हुआ एक इंजेक्शन जैसा होता है। इसको हम अनाज की बोरियों में लगभग 1 कुंटल के लिए पर्याप्त होता है। उसको हम अनाज में नीचे की ओर रख के लगभग उसको तोड़ देते हैं उसको, और उससे जो गैस निकलती है वो पूरा एक प्रकार से हमारा 1 कुंटल का जो अनाज है वो उससे बढ़िया कहना चाहिए संरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार फिर उसको हम फिर एयर टाइट करते हैं, पॉलीथीन से पैक करते हैं, और पैक करने के बाद फिर एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। उसका हम बार बार उपयोग यदि करते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दवाई का कम होते जाता है। डॉक्टर साहब, समय की कमी है, इसलिए आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कुछ संक्षिप्त में ये बताएं कि कौन सी खास बात अनाज भंडारण में ध्यान रखें? अनाज भंडारण में किसान भाइयों को फिर से एक बात रिपीट करता हूं कि किसान भाई उत्पादन जो भी लेते हैं उसको पहले खेत में 4 से 5 दिन पहले सुखाएं। खेत में सुखाने के बाद घर में लेके आएँ और उसको अच्छी तेज़ धूप में, कड़क तेज़ धूप में लगभग 4-5 दिन सुखाएं, और फिर 1 दिन उसको छाए वाले स्थान में सुखाएं, और फिर जहां वो सुरक्षित रखना चाह रहे हैं उस स्थान पे ले जाकर के एयर टाइट कंटेनर में सुरक्षित रख सकते हैं। सूर्यवंशी जी, आप जो पढ़े लिखे नौजवान गांव में रहते हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं यही मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि खुद का उद्यम खुद का होता है, और एग्रीकल्चर के प्रति जो मॉडर्न टेक्निक्स है इसको बिल्कुल एडप्ट करना चाहिए और इसमें फार्मिंग करना चाहिए। जैसे अभी वर्षा ऋतु का समय है तो वर्षा ऋतु में सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। सब्जियों की खेती बेड बना के करें, ताकि बहुत ज़्यादा पानी, अभी जो रेनफॉल होगा तो बहुत ज़्यादा पानी से उनकी जड़ें वगैरह न गले, न ख़राब हो, किसी प्रकार की डिसीज़ ना आए, इस कारण बेड बना के खेती करें। तो सब्जियों की खेती करें, इंटरकल्चर के रूप में गन्ना का प्रोडक्शन करें, और अरहर के क्षेत्र में काम करें। जो तुवल की क्रॉप है वो जो जैसे रीचा 2000 है, ये जो न्यू वैरायटी है, इनका प्रोडक्शन करें। और इसके साथ साथ उन जो एग्रीकल्चर उत्पाद है, प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित काम करें, जैसे अदरक से सोट का या गन्ने से गुड़ बनाने का, जैविक गुड़, इनमें काफ़ी संभावना है। ये काम किए जा सकते हैं और ये काफ़ी प्रेरणादायक सफल किसान है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्यवंशी जी, आप मुल्ताई बैतूल से हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अनुभव का लाभ आपने हमारे किसान भाइयों को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को अनाज भंडारण के नए नए तरीके और योजनाओं की जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त है खबर खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। खरीफ की 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा, सामान्य से अधिक बारिश की संभावना, खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, किसानों को मिली डिजिटल पहचान, और
दुग्ध से समृद्धि के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए खरीफ एमएसपी में 50% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 820 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सबसे अधिक एमएसपी राम तिल का बढ़ाया गया है। खरीफ सीजन की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान के एमएसपी में सबसे कम 69 रुपए की वृद्धि की गई है। इस सीजन की सबसे बड़ी तिलहन फसल सोयाबीन का एमएसपी 436 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। कपास के एमएसपी में 589 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई है। धान का एमएसपी 69 रुपए बढ़ाकर 2369 रुपए। धान ए ग्रेड का एमएसपी भी इतना ही बढ़ाकर 2389 रुपए क्विंटल किया गया है। हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी 328 रुपए बढ़ाकर 3699 रुपए। बाजरा का एमएसपी 150 रुपए बढ़ाकर 2775 रुपए। रागी का एमएसपी 596 रुपए बढ़ाकर 4886 रुपए और मक्का का एमएसपी 175 रुपए बढ़ाकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने 2025 के लिए मानसून का अपना अनुमान संशोधित करते हुए कहा कि देश में लंबी अवधि के औसत का 106% बारिश होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल में 105% बारिश का अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि जून में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जो दीर्घकालिक औसत की 108% होगी। जून से सितंबर तक की बारिश के अनुमान में 4% की घटबढ़ संभव है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कहा कि इस साल पूर्वोत्तर और बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के लगभग सभी क्षेत्रों में मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक रहेगी। इस साल केवल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ही सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। देश के कुछ सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों यानी कोर जोन में मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है तथा अच्छी बारिश की संभावना 56% है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कहा कि देश में रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन समेत कई फसलों में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो किसानों की मेहनत का परिणाम है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रसन्नता की बात है कि 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश ने अनुमानित 3,539.59 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया, जो 2023-24 के 3,322.98 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन से 216.61 लाख मीट्रिक टन अधिक है। श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2024-25 में धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है। खरीफ मौसम में बुआई क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। साथ ही धान, मक्का, बाजरा, मूंग, सोयाबीन, गन्ना जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की उपज में भी वृद्धि दर्ज की गई है। चावल उत्पादन 1,490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं 1,175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्री अन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन, तुअर 35.61 लाख मीट्रिक टन, चना 113.37 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। तिलहन में 426.09 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जिसमें मूंगफली 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन 151.80 लाख मीट्रिक टन, रेपसीड सरसों में 126.06 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। किसानों को डिजिटल पहचान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के 6 करोड़ से अधिक किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान की है। इस डिजिटल आईडी को किसान पहचान पत्र भी कहा जाता है। इस आईडी में किसानों से जुड़ी कई जानकारियां जैसे भूमि स्वामित्व, खेत में उगाई गई फसलें शामिल होती हैं। इन जानकारियों को डिजिटल लेखा जोखा होने के कारण योजनाओं का आवेदन करने वाले किसान की पहचान सत्यापित करना आसान हो जाता है। वहीं सुनिश्चित होता है कि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिले। किसान पहचान पत्र सरकार के साथ किसानों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने का काम करता है। उदाहरण के लिए किसान बार बार सत्यापन के बिना पीएम किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। बीज, उर्वरक जैसी सब्सिडी का किसानों के खाते तक हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज होती है।
कागजी कार्रवाई में किसानों को कम समय निवेश करना होता है। कृषि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2027 के आखिर तक 11 करोड़ किसानों को किसान पहचान पत्र के माध्यम से डिजिटल पहचान देने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश गौ सेवा के संकल्प के साथ दुग्ध से समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत गौपालन करने वाले आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और देश के दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 9 से बढ़ाकर हम 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने अनुबंध किया है, जिससे प्रदेश के ग्रामों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। सांची ब्रांड को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। गौशालाओं और गौपालकों को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में गाय के दूध से निर्मित उत्पाद और औषधियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश देश की डेयरी कैपिटल बनेगा। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अनाज आप कड़ी मेहनत से आप उगाते हैं, तो उसका अनाज भी वैज्ञानिक ढंग से करें। फिर सरकार की योजना चल रही है, विभाग में जाकर उन योजनाओं का लाभ लें, जिससे आपका अनाज सुरक्षित गोडाउन में रखा जा सके। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।